नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो इस साल, इसी के लिए प्रीवियस ईयर का डिस्कशन, किस तरह से उसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है, कहां नोट जोड़ा जाता है, कौन सी स्टेटमेंट सही होती है, ऑप्शनों को कैसे समझना है। इसी के लिए हमारी बाइलिंगुअल क्लास, हिंदी मीडियम की क्लास, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम की क्लास के एनालिसिस में पहले ही कर चुका हूं। हिंदी मीडियम का एनालिसिस आज मैं कर रहा हूं, इसको ध्यान से जुड़ी देखिएगा। मुझे आशा है कि इस तरह से अगर आप पूरे सवाल बनाने में कामयाब रहे तो आपको 40 मार्क्स का एज जरूर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है। तो मैं दो फॉर्मेट में आज क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक तो ये फॉर्मेट है जो एक्चुअल पूछा है, प्लस मैं अपना एनालिसिस और डीप डिस्कशन, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, रेड में और ब्लू में लेकर आया हूं। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। पॉलिटी प्री 2024 का ये डिस्कशन है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है एक्चुअल एग्जाम में पॉलिटी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी, और पॉलिटी के क्वेश्चनों को फटाफट हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो 66 नंबर से 66 नंबर से हम ये सवाल को देखेंगे, क्योंकि पॉलिटी के सवाल वहीं से चालू हो रहे हैं और आपको काफी मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, आपसे सवाल होंगे भी। हिंदी मीडियम की क्लास है, मैं दोनों में दिखाऊंगा, पर हिंदी मीडियम में देखते हैं 66 नंबर सवाल। पहले फॉर्मेट समझने की कोशिश करते हैं। 66 नंबर सवाल में क्या फॉर्मेट है, या तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक स्टेटमेंट गलत है। ये फॉर्मेट है इसका। इंग्लिश में भी यही फॉर्मेट है, हम देख सकते हैं। अच्छा, अब हम जरा मैं अपना जो क्वेश्चन का एनालिसिस है उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहां दोनों में दिया हुआ है। क्या है बच्चों, दोनों में दिया हुआ है तो थोड़ा हेल्प मिलेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में किसके माध्यम से संशोधन कर सकती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 of the Constitution, the Parliament may exercise of its constituent power to amend by way of एडिशन, परिवर्तन, परिवर्तन, निरसन। तो 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के की क्या पावर है। अब इस क्वेश्चन से हमारी लर्निंग क्या है, एक आर्टिकल डायरेक्टली आर्टिकल में क्या लाइन लिखी है ये हमें पता होनी चाहिए। अगर वो लाइन हमको पता चल गई तो हमारा ये सवाल सही होगा। दूसरा, फ्रेमिंग आप देखिए, इसकी फ्रेमिंग या तो दो स्टेटमेंट सही हैं या तीनों सही, तो तीनों ही कर सकते हैं। एडिशन भी हो सकता है, वेरिएशन भी होता है, रिपील भी हो सकता है। दूसरी हमारी लर्निंग क्या है, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई सवाल निकलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस भी करेंगे तो कई सवाल निकलते हैं। अब थोड़ा हम एनालिसिस को करते हैं। तो 368 वन में लाइन ही क्या लिखी है कि संसद अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी भाग को परिवर्तन, निरसन के रूप में संशोधित कर सकते हैं। 368 में लिखा ही है वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील। अब इससे यही साबित होता है कि हमको डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ना चाहिए। हमने इसमें एडिशन भी किया है, राइट टू एजुकेशन, बदला भी है ना, समाप्त भी किया है, जैसे संपत्ति का कर, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, बदला भी है। अब आइए, संविधान संशोधन, ये फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। कहां दिया गया बच्चों, भाग 20 में दिया गया है। लेकिन केशवानंद भारती केस में ये बोला था
कि ये शक्ति उसकी पूर्ण नहीं है। तो 368 भी आपको याद रखना है, कहीं आपका दिमाग घूम जाए, संशोधन तो नहीं कर सकता, संविधान संशोधन में लिखा है, वो एक प्रोविजन दिया हुआ है। 368 में लिमिटेशन बताई गई। दोनों चीजें आपको एक साथ पता होनी चाहिए, ठीक है। पूर्ण नहीं है संसद की शक्ति, कर तो सकता है पर वो किसको नहीं बदल सकता, मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। ये विवाद हमने देखा है। लेकिन यहां आर्टिकल का अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ये आपका सवाल निकल जाएगा। फिर 368 में जो सिंपल मेजॉरिटी के रूप में संशोधन होता है, जैसे नए राज्यों का गठन, नागरिकता आदि, इनको तो क्या नहीं माना जाता, इनको तो संविधान संशोधन ही नहीं माना जाता। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 368 आपने देखा, और इसके अंदर जो केशवानंद भारती केस है ये भी आपने देख लिया, ठीक है। तो लर्निंग हमने ले ली। अब मनी बिल, मनी बिल पर कई बार सवाल पूछा गया है। फॉर्मेट क्या है इसका, या तो दो स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट गलत है, वहां दो गलत है। अब ध्यान से पढ़ेंगे। पूछता है अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। आर्टिकल 109 मेंशन दैट स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। तो मनी बिल का ही क्वेश्चन है संसद धन विधेयक के संदर्भ में, यानी मनी बिल, संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये बिल हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ये हमारी लर्निंग है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाए, पेश मतलब शुरुआत, इंग्लिश भी जरूर आज पढ़िएगा, ये इंट्रोडक्शन लिखा है या क्या लिखा है। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा या तो इसको मंजूरी देगी या बदलाव का सुझाव देगी, लेकिन वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। सीधी लाइन लिखी है, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट सम चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, अमेंड द बिल। अब हमें यहां देखना है कि गलत कहां लिखा हुआ है, कहां अटपटा सा हमें लग रहा है। अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू, अब ये चीज है, आप बिगैर पढ़े भी आंसर की तरफ जा सकते हैं अगर आप एग्जामिनर का माइंड रीड कर लें कि एग्जामिनर लिखता कैसे है। हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, राज्यसभा द्वारा सुझाए गए धन विधेयक के संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। क्या लिखा है, लर्निंग क्या है, लर्निंग है बच्चों कि वो क्या करता है, अपोजिट ही लिख देता है, जो नहीं है उसका एक तो उल्टा लिख देता है, प्लस उल्टा तो लिखता ही है, साथ में आपको हिंट भी देता है कि अनिवार्य तो नहीं है, वो तो प्रपोजल है, तो ये गया, ठीक है। अब आपको, आप इसमें फंस जाएंगे कि हम तीनों स्टेटमेंट को सही माने, क्या ये दो गलत, एक गलत है या नहीं। अब एक में ज्यादातर लोग आर्टिकल पढ़ते नहीं है, लेकिन बार बार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी एनालाइज किया कि आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जाने लगे हैं। नहीं तो ये पूछा जाने लगा है यह संविधान के अनुसार है या नहीं। इसीलिए अब जरूरत है कि हम आर्टिकल को भी जो लक्ष्मीकांत के पीछे दिए गए हैं वहां से पढ़ लें। क्या पढ़ लें, आर्टिकल पढ़ लें, बेयर एक्ट में से पढ़ लें, नहीं तो और लक्ष्मीकांत के पीछे से एक नजर जरूर पढ़ें, क्योंकि एक सवाल इसी नेचर का आ रहा है। अब ये चार तो हमने काट दिया, लेकिन एक का क्या करें। जी हाँ, एक दिया हुआ है, 2 और 3 तो सही है, ये हम पहले से जानते हैं। ये हाँ, ये 2 और 3 में आंसर दिया हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक को आपको मानना है। अब आप देखिए कहां दिया हुआ, 109 में प्रक्रिया दी गई है बेटा, स्पेशल मेंशन किया गया है 109 में। इसको मैं जरा देखता हूं,
इसको जरा हम देखते हैं। ये देखिए, संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है और इसमें 4 इसके मुख्य प्रावधान है, फलाना ढिकाना, ये आपने देखा। तो यानी क्या है, आपको आर्टिकल भी याद रखने होंगे। तो पहला सही हो गया, हमने सीखा आर्टिकल भी अब हमको याद करने होंगे। तो आर्टिकल पर जरूर नजर बनाइएगा बच्चों। तो 1 2 3 इसका आंसर हो रहा है। राज्यसभा सिफारिशें लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं है, यही उसने अनिवार्य लिखकर सवाल को गलत बना दिया था। अब आइए, ये बड़ा सुंदर सवाल है जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि भैया इतना आप बता दीजिए कि आप क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, उत्तर पूर्वी परिषद 91 में के बारे में दी गई है। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तरी पूर्व अधिनियम, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, लॉज इंपॉर्टेंट है, कानून बहुत जरूरी है बेटा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब इसमें एक संशोधन हुआ था, सब्जेक्ट टू दी अमेंडमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट इन 2002, काउंसिल कंप्रोमाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। 2000 में इस अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में कौन कौन से सदस्य शामिल किए गए। अब हमारा क्या है इंपॉर्टेंट, एक्ट पर ही सवाल पूछ रहा है। मेंबर्स हमें पता होने चाहिए, मेंबर्स की एज पता होनी चाहिए, कौन उनको निकालता है और उनके काम होने चाहिए। अब सवाल आपको क्या कहां फंसा, स्टेटमेंट देखिए, यहां 4 दिया हुआ है, यहां 4 दिया हुआ है, यहां 4 दिया हुआ है, यहां 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। पहले तो हमें इलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। मुख्यमंत्री तो आते ही हैं उस स्टेट के, गवर्नर क्यों आएंगे हमें ये सोचना चाहिए। होम मिनिस्टर तो सारी काउंसिल को देखता ही है। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन। अब यहां यूपीएससी ने आपको, यूपीएससी ऑलवेज हिंट देता है और आपको उन हिंट को पहचानने की कोशिश करनी है। कैसे हिंट को पहचानेंगे, यहां बोला है सदस्य, क्या पूछा है बेटा, मेंबर्स पूछा है। और हम सदस्य में ही अध्यक्ष को भी मान लेंगे। अरे अध्यक्ष अलग होता है, हर जगह लिखा रहता है, एक सीजेआई होगा और फिर न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश है। अध्यक्ष समिति एससी एसटी ओबीसी एक्ट में भी लिखा है कि ये एक्स ऑफिशियो होगा, बाकी मेंबर होंगे। तो ये गृह मंत्रालय मंत्री तो अध्यक्ष होता है, पर आपको ये याद नहीं आएगा उस समय। लेकिन आप लर्निंग ले लीजिए कि वहां पूछा क्या है। अगर कोई अध्यक्ष इसको समझ जाए तो उसका आंसर निकल आएगा ए, पर बहुत मुश्किल है वहां पर ये एनालाइज करना। पर इसीलिए रीडिंग करके उसका पता लगाना स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है। देखिए, भारत का गृह मंत्री इसमें शामिल नहीं होता। कैसे शामिल नहीं होता, जरा पढ़ते हैं। तो ये 2002 में परिवर्तन हुआ, इसमें राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी जोड़े गए। प्रेसिडेंट भी अपने 3 लोग इसमें नामित करता है राष्ट्रपति की तरह। और राष्ट्रपति 2018 में राष्ट्रपति ने कैबिनेट की मंजूरी में गृह मंत्री को ही बोल दिया कि ये एक्स ऑफिशियो होंगे। अब यहां पूछा है क्या बेटा, मेंबर्स, यहां पूछा है मेंबर्स और ये है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष को अगर आप काट दें तो आपका सवाल जरूर बनेगा। रीड दिस इंफॉर्मेशन केयरफुली। अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ ले तो सही हो जाती। कथनों को ध्यान पूर्वक समझे, सदस्य से जुड़े हुए
फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, फैक्ट सेंस में भी बेसिकली अनुसूची और भाग, पार्ट्स और शेड्यूल वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भाग और अनुसूचियां आपके लिए दी गई हैं। क्या पूछा है? नगर पालिका 9A में है, उसकी शक्तियां, पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज गिवन इन 9A, इमरजेंसी पावर गिवन इन 18। अभी आपने देखा इमरजेंसी 20 में दी गई है कि 18 में दी गई है, ध्यान से देखिए। हमने अमेंडमेंट देखा था अभी, प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन इन पार्ट 20, संविधान संशोधन 20 में दिया गया, आपातकाल 18 में दिया गया है, नगर पालिका 9A में दिया गया। यानी ये स्टेटमेंट को लिख दिया है मिलाने वाले की। इसीलिए पार्ट्स और शेड्यूल आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरूर रट के जाने। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। भाग 9 में ही नगर पालिकाएं हैं, भाग 18 में ही आपातकाल है, और भाग 20 में ही ऊपर भी आपने पढ़ा था अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। मुख्य सीख क्या है यहां पर कि आप फैक्ट्स पर भी नजर बताएं। 71 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस साल भी इस पर सवाल आने की संभावना है। आई रिपीट, दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड दिस ईयर एज वेल, क्योंकि बहुत चर्चा में है परिसीमन आयोग। अब यहां देखिए, सीधा ही फैक्ट पूछ लिया है कि आज तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दिसंबर 2023। नंबर, तो आज तक नंबर्स डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। आज तक कितनी बार भारत में इमरजेंसी लगी है, आपातकाल लगा है, किसी भी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, यानी फैक्ट्स को भी, तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन भी यूपीएससी पूछ रहा है। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो जब भी आप देखते हैं तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये करंट अफेयर में रहा था परिसीमन, आज तक 4 बार परिसीमन हुआ है, 92, 63, 73 और 2002। इसी के आधार पर परिसीमन आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जनगणना के आधार पर ये विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचनों को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, और चुनाव आयोग के सहयोग से काम करते हैं। These commissions are appointed by president. So who appoint? President appoint, President of India, and work in collaboration with Election Commission of India to redraw the boundaries of various assembly. यही इनका काम है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनको बनाया जाता है? किस तरह से इनको बनाया जाता है, कैसे ये बनते हैं, जरा और डिटेल जान लेते हैं। तो जी, हर बार संविधान संशोधन से बनाती है। अभी देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं, ये पीटी का सवाल है। सीटें ये देखिए, 2026 तक 84वें अमेंडमेंट एक्ट से अभी जो जनसंख्या का आधार है, क्या 81 और 91 में कोई वो नहीं हुआ था, कमीशन नहीं बना था। तो अभी जो संख्या का आधार है वो क्या है, 71 है ना, 71 है। ये देखो 91 तो अभी जनगणना का जो आधार है वो सीटों का वो 91 है, ये बात याद रखना।
अब इसमें चेंज करने की बात हो रही है कि 2021 की जनगणना के आधार पर परिसीमन सब कुछ किया जाए। संवैधानिक आधार कहां पर दिया गया है? संसद प्रत्येक, ये फिल्म्स का सवाल है, एज इट इज लाइन लिखी आएगी। द पार्लियामेंट इनेक्ट अ डिमोलिशन एक्ट एवरी सेंसस। तो डिमोलिशन के लिए कानून बनाना पड़ता है। क्या लाना पड़ेगा? कानून लाना पड़ता है। फिर 170 कब लाना पड़ता है? हर प्रत्येक जनगणना के बाद। स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो अनुच्छेद 170 में प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनेगा और राज्यों के निर्वाचन को देखेगा। आयोग जो भी टेरिटरी को काटेगा, कार आउट करेगा, उसमें अदालत को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसमें मजे की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल कहा है कि अगर गलत तरीके से आपने बांटा है, गैरीमैंडरिंग की है, गलत तरीके से किसी समुदाय को इस तरह से डिवाइड किया है, जैसे नेपाल में डिवाइड किया है कि वो माइनॉरिटी में आ जाए, तो इसका चुनौती दी जा सकती है। आज की डेट में याद रखिएगा, इसमें तो लिखा है नहीं दी जा सकती, पर सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी जा सकती है। अब ये चर्चा में है, इसीलिए मैं आपको महिला वाला भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा। अब आइए अगला, फिर कोई व्यक्ति का नाम हो, ये हिस्ट्री का सवाल है, उसके संस्थापक सदस्य आपको पता होने चाहिए। तो यह लिखा है कि भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपाला ने बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन ने, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र ने। तो मुझे स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में गड़बड़ नजर आ रही है। देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव ने बनाई थी। तो पार्टी पार्टी के नाम उल्टा लिख दिया है बस। स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी ने बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन ने बनाई थी। आज जो भारतीय जनसंघ है वही धीरे 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 बीजेपी के रूप में कन्वर्ट हो गई, बाकी पार्टियों का अस्तित्व नहीं है। लर्निंग क्या है अब इससे हमारी? उल्टा लिख दिया एक। तो अगर आप थोड़ा सा भी अंदाजा लगाएंगे तो आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, सिंहासन खाली करो जनता आती है, एक और फेमस नाम जयप्रकाश नारायण, जेपी, ये भी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मूवमेंट भी चलाई थी। तो हमने समझ लिया उल्टा करके लिखा जाता है। ये आपको लर्निंग लेनी है जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि लोगों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आइए अगला सवाल देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी। अब आपको ये समझना चाहिए सवाल क्यों पूछा गया, वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, क्योंकि ये करंट अफेयर में थी। एथिक्स कमेटी इसमें थी, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में जो भी चर्चा में होता है उस पर सवाल पूछा जाता है। वट एवर इज इन चर्चा, यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट। उस पर क्या पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जा सकता है। अब एक मैं आपको पैटर्न बताता हूं, आचार समिति के संबंध में कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथिक्स कमेटी इन लोकसभा आर करेक्ट? करेक्ट पूछा। तो कभी हिस्टोरिकल फैक्ट पूछ ले कि भाई ये कमेटी शुरुआत में ऐसी थी, सबसे पहली बार ये पार्टी 1991 में बनी थी, ऐसा कोई फैक्ट जो बहुत पुराना हो,
जनरली ऐसा कोई फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक कथन यूपीएससी सही देता है। क्या देता है? ऐतिहासिक कथन यूपीएससी सही देता है। तो आपको निश्चिंत हो जाना है या ओपन रहना है। पहली स्टेटमेंट पर आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये लर्निंग लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ओपन रहना, पूरी जान झोंकता है एग्जामिनर पहली को सही या गलत करने में। दूसरा देखिए, केवल राज्यसभा का सदस्य ही किसी सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंधित में शिकायत कर सकता है। केवल क्यों लिखा? राज्यसभा का सदस्य किसी स्टाफ मेंबर के साथ गलत काम किया है तो ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर। ओनली क्यों लगाया? नहीं, राज्यसभा का भी हो सकता है और भी कुछ हो जाता है। तो हमने क्या सीखा? एक्सट्रीम वर्ड ऐड करके वो इंफॉर्मेशन डालता है। आपने ये सीखा। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। ऐसा मामला जो अभी न्यायालय के विचाराधीन हो वो वहां नहीं उठाया जा सकता। सही बात है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। आप किसी भी कमेटी के में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे ऐसे बार बहुत सारे क्या है बेटा, बहुत सारे ऐसे टाइम पर मुद्दे आते हैं जहां पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो संसद, जो न्यायपालिका में बात चल रही है वहां के मुद्दे नहीं देखे जाते हैं। इसको भी आप क्या कीजिएगा? याद करने का प्रयास कीजिएगा, आपको मदद मिलेगी। क्या मिलेगी? आपको मदद मिलेगी। अब इसी पर्सपेक्टिव में आप देखिए, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बनी थी ये 2000 में, इट वाज एडहॉक कमेटी 2000 में, फिर ये अब स्टैंडिंग कमेटी बनी। तो हिस्टोरिकल फैक्ट आपने देखा, अधिकतर बार याद रखना मेरे बच्चों, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट्स राइट होते हैं, गलत नहीं होते हैं। ये आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट आप याद रखिए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य के खिलाफ लड़ सकता है। ठीक है, वो राज्यसभा के सदस्य को दे सकता है मेरी कंप्लेंट है, और ऐसा कोई भी मामला नहीं उठाया जा सकता जो अदालत में है। ये तो सही रहता है। अब लर्निंग क्या है? अगर कोई भी करंट अफेयर का मैटर है, कोई भी करंट का मैटर है, वो आपको क्या होना चाहिए बच्चों? वो आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो आपको याद होना चाहिए। अब सातवीं अनुसूची, ये किसका सवाल है? रीजनिंग का सवाल है। ये किसका सवाल मैं बोलता हूं? रीजनिंग का सवाल। क्यों? यहां एक ही स्टेटमेंट को चार तरह से लिख रहा है, ए बी सी डी। बस आपको क्या करना है, जब मीनिंग पूछ ले तो जो उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन है उसको देखना है और उसको काटना है। कौन सी स्टेटमेंट बच्चों? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, उसको आपको क्या करना है बच्चों? देखना है। अगर आप उसको देख गए तो आपका सवाल सही होने की संभावना है। अब इसमें हम देखते हैं, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य किसका विषय है? राज्य का विषय। ये कह रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार जाएगा तो राज्य सूची का विषय है। नो, जब भी दो राज्यों के बीच में कोई बात होगी, आपने जीएसटी में भी देखा कि वो यूनियन लिस्ट में आएगा, यूनियन में ना आए तो कंकरेंट में आ जाए, पर वो स्पेसिफिकली स्टेट लिस्ट में नहीं हो सकता। राज्य सूची में वो होने की कोई संभावना नहीं है। पहली स्टेटमेंट पर वो ज्यादा फोकस करता है, इसलिए
पहली पर ज्यादा फोकस मत करो, पहली पढ़ते वक्त ओपन रहो। क्या रहो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पहली स्टेटमेंट पढ़ते वक्त आपको खुला रहने की जरूरत है। दूसरा, अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य का विकास है, इंटर स्टेट माइग्रेशन। अब ये फिर आ गया, एक राज्य से दूसरे राज्य। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जहां दो स्टेट की बात हो रही है वहां पर नहीं होगा। कॉरपोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये भी गलत लिखा है कि कॉरपोरेट का टैक्स सरकार की ज्यादा दी गई है। अब देखिए, इंटर स्टेट क्वारंटाइन नया मैटर आ गया, इज अ यूनियन सब्जेक्ट। यही बहुत क्लोज है, बाकी ये बिल्कुल आउटराइटली गलत है, ये आउटराइटली गलत है, ये आउटराइटली गलत है। इस पर आपको शक हो, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब यहां क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए क्या ज्यादा पढ़ने की जरूरत है? नहीं, आपको रीजनिंग में अपना माइंड क्या करना है? यहां पर रीजनिंग में अपना माइंड अप्लाइड करना है। अगर आप अपना माइंड अप्लाइड कर गए तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो आंसर भी यही है, ये देखो, अंतरराज्यीय प्रवासन, अंतरराज्यीय क्वारंटाइन सब संघ सूची के विषय हैं। इंटर स्टेट माइग्रेशन, स्टेट क्वारंटाइन इज इन यूनियन, इंटर स्टेट ट्रेड, कॉरपोरेशन टैक्स यूनियन के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? रीजनिंग देखिए, व्हेन ऑप्शंस आर क्लोज गो टू द मोस्ट क्लोज आंसर। जब विकल्प बहुत नजदीक हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे सटीक पर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे सटीक पर जाना चाहिए। अब फिर आ गया, ये आर्टिकल बेस्ड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इसी नेचर के सवाल पूछे गए हैं कि ये बताओ, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ड्यूटीज में, इसके आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। प्लस कोई केस चर्चा में चल रहा हो तो क्या हो? कोई केस अगर चर्चा में चल रहा हो तो उस पे कोई आर्टिकल लगा हो तो वो केस और वो आर्टिकल भी आपको पढ़ते आना चाहिए। निजता, निजता, शादी, ये बार बार केस पूछे गए हैं और बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं पूछता है, बस आर्टिकल पूछता है। क्या? ओनली आर्टिकल और केस नेम। यानी आपको लंबी चौड़ी बात नहीं पता है तब भी आप निकाल पाएंगे। तो ये क्या है, किसमें है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? घुमा फिरा के यही सवाल पूछता है, ये आर्टिकल 21 में है। तो के एस पुट्टा स्वामी का केस है, राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू लाइफ ऑफ लिबर्टी अंडर आर्टिकल 1। तो सर्वसम्मति में 9 जजों ने कहा था कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग है। अब लर्निंग क्या है? मेन मेन आर्टिकल आप याद करिए, कोई चेंज उसमें हो रहा है तो उसको समझिए। बड़े इजी नेचर के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? बड़े ही इजी नेचर के क्वेश्चन है। अब आइए भाषा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है लैंग्वेज वाला। रिपीट क्वेश्चन कई बार इस थीम से किए गए हैं। क्या किए गए हैं? रिपीट किए गए हैं क्वेश्चंस। क्या रिपीट किया गया है? 71वें में से कुछ 71 में हुए होंगे, कुछ आगे होंगे। तो जहां भी किसी में अमेंडमेंट होते हैं तो क्या है, कुछ इधर की बात डाल देता है, कुछ दूसरे की बात डाल देता है और कुछ इररेलेवेंट बात भी डाल देता है। वो आपको पहचाननी है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट in 8th schedule to include which of the following?
संविधान अधिनियम 1992 8वीं अनुसूची, तो ये याद रखना है, भाषा की हमारी 8वीं अनुसूची है। इसके अंदर कौन सी भाषा को क्या किया गया है? कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो देखते हैं कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। मैथिली बाद में जुड़ी है, तो 1 2 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, नेपाली भी भाषा में शामिल है। तो कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, KNM ये पहले जुड़ी थी 71वां संविधान संशोधन से। उसके बाद मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली ये 92 संशोधन 2003 से जुड़ी थी। क्या लर्निंग हमारी रही? फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए सवाल बनाते वक्त आपको क्या होने चाहिए? फैक्ट्स याद होने चाहिए। अब यहां देख रहे हो आप, करेगा नहीं करेगा नहीं करेगी, ये रीजनिंग के सवाल हैं। या तो नहीं डाल के क्वेश्चन गलत कराया जाएगा, या एक्सट्रीम स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन गलत किया जाएगा, या उल्टा लिखकर क्वेश्चन गलत किया जाए, लाइन गलत की जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करिए, आप पहचानिए। आप क्या कीजिए? आप पहचानिए। तो कैसे करेंगे हम, देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष निम्न के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करें भाई? लोकसभा अध्यक्ष को पद के हटाने के लिए, अब ध्यान से रीडिंग जरूर लेनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, जब लोकसभा अध्यक्ष के पद को हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करेगा। he or she will not preside। उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये देखो, बार बार इसी नेचर का सवाल बोलता है और नॉट लगाता है। ये तो मालूम चल गया अध्यक्षता नहीं करेगा, पर बोलेगा भी नहीं। बोलेगा। अब 2 से ही भी आंसर आ गया, एक ही सही है, लेकिन फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। ऑलवेज क्रॉस चेक। अपना पॉलिटी से स्टार्ट करो और क्या करो बच्चों, हमेशा पॉलिटी से स्टार्ट करो और क्रॉस चेक भी करो। तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी। ही शैल नॉट इंटाइटल टू वोट ऑन रेजोल्यूशन इन दी फर्स्ट टेंस। अरे भाई, पहली बार में ही तो मत देता है, यहां पर वो कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। तीसरा भी गलत हो गया, तो आंसर बना 1। ये तो आप जानते ही हैं। देखिए 96 में लिखा हुआ है हटाने के टाइम अध्यक्षता नहीं करेगा। आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल भी आप क्या कीजिएगा बच्चों, याद करके रखिएगा कि आर्टिकल हमको याद रखने। द स्पीकर रिटेन राइट टू स्पीक इन द हाउस कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स। अध्यक्ष को बोलने का अधिकार है, यहां नहीं डाल दिया। कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, यहां नहीं डाल देगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 96(2) द स्पीकर हैज राइट टू वोट फॉर फर्स्ट इंसिडेंट ऑन दिस रेजोल्यूशन। तो पहली बार में ही वो मत दे सकता है। क्या वो अध्यक्षता कर सकते हैं? प्रिजाइड? नो। स्पीक कर सकते हैं? यस। फर्स्ट इंस्टेंट में वोट दे सकते हैं? यस। निर्णायक मत दे सकते हैं? नहीं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला एक और बहुत शानदार सवाल, इसको भी आप देखिए। पहले रीडिंग करिए ध्यान से। क्या कीजिए? ध्यान से चीजों की रीडिंग कीजिए। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू दी
Indian Parliament consider the following statement. A bill is in pending in Lok Sabha lapse on its डिजुलेशन. लोकसभा में लंबित विधेयक इसके विपगत होने पर समाप्त हो जाता है. अब ये रीजनिंग का सवाल है, फिर नो करके पूछेगा. बिल्कुल सही है, व्यक्तगत हो जाता है. लोकसभा में पारित राज्यसभा में लंबित लोकसभा के विघटन होने पर व्यक्तगत हो जाता है. नहीं जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा. वैसे सही है ये भी कि हाँ जी, जैसे ही लोकसभा से टच हुआ वो गया. अब बिल ऐसा विधेयक जिसमें भारत के राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त बैठक बुलाने के इरादे को अधिसूचित कर चुका है, लोकसभा के विघटन पर व्यक्तगत नहीं होगा. ज्वाइंट सिटिंग में हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट में हो, सिर्फ राज्यसभा में पेश हुआ हो, जो पास होके राष्ट्रपति के पास पहुंचा हो, वो व्यक्तगत नहीं होते. ठीक है. अब तीसरा काट दो, आपका सवाल आ जाएगा. ये देखो, पेंडिंग इन लोकसभा, लोकसभा में टच हुआ, गया. पास बाय लोकसभा, पेंडिंग इन लोकसभा, ये भी गया. क्योंकि जनता का प्रतिनिधि करती है लोकसभा, और जब वो प्रतिनिधित्व करती है वही देश चला सकती है, कानून बना सकती है. दे कैन मेक द लॉ. लोकसभा, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल. इफ विल ऑफ द पीपल इज, लोकसभा इज नॉट देयर, दैट मीन्स विल ऑफ द पीपल, लोगों का प्रतिनिधित्व. अब क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, और लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, लोगों की विश्वास नहीं है, इसीलिए जो भी काम लोकसभा का था सब खत्म हो जाएगा. बस उन पर जो राष्ट्रपति के पास है, ज्वाइंट सिटिंग के अंदर है, या पास होकर उनके पास पहुंचा है, या उसने ज्वाइंट सिटिंग बुलाई है, इवन कमेटीज के पास होगा तो भी नहीं जाएगा. अधिसूचित किया है, नहीं जाएगा. ये लफ्जत नहीं होगा. राज्यसभा में ही पेंडिंग है, लोकसभा में नहीं आया है, तो वो भी नहीं जाएगा. क्योंकि यहाँ राज्य बात कर रहे हैं, अपने राज्यों के हिसाब से वो बिल्कुल काउंसिल ऑफ स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अपना निर्णय लेने के लिए. अब ये रीजनिंग का सवाल ज्यादा है बच्चों. आज का आखिरी सवाल, बड़ा शानदार सवाल बच्चों, इसको जरा आप देखिए. भारत की संसद के संदर्भ में इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा संसद का टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं. प्रोरोगेशन of the House of the President of India not require any advice of Council of Minister. नॉट पे आपके दिमाग खुल जाने चाहिए कि यहाँ नॉट क्यों लगाया है. भारत का राष्ट्रपति किसी भी सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती. किसी क्यों लगाया है? अरे भाई, जो कुछ भी आपने देखा, प्रत्येक कार्य, अधिकतर कार्य, जब तक उन लोगों का क्या रहता है, विश्वास रहता है, वो उन्हीं की उस पर वो राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही अनुशंसा पर क्या करता है, सारे कार्य करता है. ये आपको बात अच्छे तरीके से क्या है मालूम है, वह उन्हीं की एडवाइस पर सारे काम करेगा. अब आइए अगला देखिए, सेकंड स्टेटमेंट. प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस जनरली डन आफ्टर हाउस एडजेंट सेनेटाई, but there is no bar on the President of India prorogating the House which is in session. किसी भी सत्र का सत्रावसान आमतौर पर सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किया जाता है. बिल्कुल आमतौर पर ऐसा ही होता है. प्रेसिडेंट बहुत बड़ी हस्ती है, इसीलिए
प्रेसिडेंट कभी भी इसको कर सकता है, चाहे अनिश्चित काल के लिए स्थगित ना की गई हो, ये भी ठीक है। पर अभी आप ओपन रहिए, हमको ये पता नहीं ऐसा मान के चलिए, ओपन रहिए। जब ना पता हो तो ओपन रह के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर पहुंच जाते हैं। डेजोल्यूशन ऑफ द हाउस इज डन बाय प्रेसिडेंट save in exceptional circumstances do not do so on the advice of council of minister। लोकसभा का वित्तम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, जो अपवाद स्वरूप परिस्थिति को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करता है। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब इस बात में भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती कि वो क्या करे, अपवाद को छोड़कर एडवाइस पर काम करे। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है बच्चों? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और शक्तियों के बगैर कोई काम नहीं करते। ये सही है, सत्र के दौरान भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, देयर इज नो बार ऑन दी प्रेसिडेंट। अब उसने यहां पर नहीं लगा दिया। अब आप ये एक्सट्रीम वर्ड को देख रहे हैं और पहचान रहे हैं, तो आपकी लर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यही आ रही है कि आप एक्सट्रीम वर्ड को पहचानो। तो ये सारे सवाल हम लोगों ने क्या कर लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बना लिए। मुझे आशा है कि आपने इन बातों को समझा होगा। बातों को आप बहुत ध्यान से करिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जो आपने पढ़ा है उसी को यूपीएससी ट्वीक कर करके आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। यहाँ आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पुराने क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, वहां से आपको टॉपिक का पता चल जाएगा, पैटर्न का पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं उसका पता चल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता है, कुछ इंफॉर्मेशन उसने ऐड की है, तो इंफॉर्मेशन ऐड कैसे करता है उसका भी आपको पता चल जाएगा। ये पूरा का पूरा एनालिसिस किया हुआ मेरे टेलीग्राम चैनल रजनीश आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप क्या कीजिएगा, रजनीश आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। और अगर आपको जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 का कोई कोर्स करना है तो यू आर हार्टली वेलकम। हम आपको बेसिक टू एडवांस सारा कोर्स करा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हिंदी माध्यम के लिए मेरा एनालिसिस था, आगे जाके मैं और एनालिसिस भी आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहिए, बहुत आनंद में रहिए। सरस्वती माता की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। एग्जाम पास कीजिए। थैंक यू। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस।